तो रूस ने एक तरफ जहां यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस पर पलटवार करने में देरी नहीं कर रहा। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना की कई गाड़ियों को बमों से उड़ा दिया। रूसी सेना पर हमले का वीडियो भी सामने आया। वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया जिसमें यह दिखाई दिया कि बम धमाकों के बाद पूरा आसमान किस तरह से काले धुएं के गुब्बार से छा गया। तो देखिए यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। काले धुएं के गुब्बार से ये पूरा आसमान छाता हुआ नजर आ रहा है। रूस की सेना पर यूक्रेन का ये जोरदार हमला सामने आया है। तो रूस की सेना की कई गाड़ियां किस तरह से तबाह हो गई देखिए इसके जरिए। तो यूक्रेन का रूस पर पलटवार इससे पहले भी सामने आ चुका है और यूक्रेनी सेना किस तरह से मुंहतोड़ जवाब यहां पर दे रही है वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो गए हैं। यूक्रेन पूरी तरह से थर्रा रहा है और यूक्रेन के कई बड़े बड़े शहरों पर कब्जे की कोशिश में रूसी सेना लगातार आंखें गड़ाई हुई है और यही वजह है कि जमीन से लेकर आसमान तक जोरदार हमले यहां पर हो रहे हैं। और उन हमलों के जरिए किस तरह से ये पूरी तस्वीर नजर आती है ये भी आप देखिए। तो रूस यूक्रेन महायुद्ध में पलड़ा आखिर किसका भारी है? 2 महीने के संग्राम में अब ये सवाल अभी भी उलझा हुआ है, बरकरार है। लेकिन जो सामने है वो ये कि सिर्फ यूक्रेन ही तबाह और बर्बाद नहीं हो रहा, रूस भी मुश्किलों में फंसता जा रहा है, घिरता नजर आता है। रूस युद्ध मैदान में अपने कर्नल जनरल को खो रहा है और अपनी गैस इंडस्ट्री के दिग्गजों को भी। रूस में इस वक्त बिजनेस टाइकून की मौत भी मिस्ट्री की चर्चा में किस तरह से जोरों पर है देखिए आप। मिसाइलों की अचूक मार, टैंक से निकले झुलसा देने वाले गोले, ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग, जमीन पर चहुओं और तबाही का मंजर, आसमान पर बारूद वाला बिखरता धुआं। जंग में बर्बाद सिर्फ हमले वाली जमीन नहीं होती, उसका भी सिर्फ नुकसान ही होता है जो जंग को जायज मानकर गोले दागता है। नंबर 1 लियोनिड सुलेमान। नंबर 2 अलेक्जेंडर तुलियाकोव। नंबर 3 व्लादिस्लाव अवावेव। नंबर 4 सर्गेई प्रोत्सेन्या। नंबर 5 मिखाइल वॉटफोर्ड। ये उन 5 बिजनेस टाइकून और रूस की गैस कंपनियों से जुड़े लोगों के नाम हैं जिनकी रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो गई। इन लोगों की मौत के कारण अलग अलग बताए गए, लेकिन इन सब का रिश्ता आखिरकार उस नेचुरल गैस से है जो पूरे यूरोप के घरों को रोशन करता है, कपकपा देने वाली ठंड में भोजन देता है। कहते हैं कि महायुद्ध यूक्रेन की नेटो से दोस्ती से ज्यादा नेचुरल गैस वाले हित के लिए लड़ा जा रहा है। 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के बाद और उसके ठीक बाद इन 5 रूस के रसूखदार लोगों की मौत ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुतिन के युद्ध के फैसले का यह भी एक अंजाम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शहंशाही साबित करने के लिए ज़ेलेंस्की की बर्बादी की स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, लेकिन अब यह लड़ाई रूस के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इसलिए नहीं कि रूस के सैनिकों के हताहतों की संख्या ने पुतिन को हताश किया है, ये इसलिए भी नहीं कि ज़ेलेंस्की की अब तक की युद्ध नीति ने रूसी सैनिकों को परेशान कर रखा है, वो इसलिए कि इस जंग में पुतिन अब तक बहुत कुछ खो चुके हैं। उन लोगों को खो रहे हैं जो रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिनके चलते ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश नेटो में होते हुए भी यूक्रेन के साथ जंग नहीं लड़ पा रहे। ये 5 लोगों की मौत को लेकर रूस में कई तरह की बातें चल रही हैं। 60 साल के लियोनिड सुलेमान गैज़प्रोम गैस कंपनी में बड़े पद पर थे।
उनकी जब लाश मिली तो वो खून से लथपथ थे, लेकिन ये मौत मिस्ट्री बन गई। कातिल का पता नहीं चला। इसी तरह अलेक्जेंडर तुलियाकोव को उनकी प्रेमिका ने मृत पाया। जिस दिन यूक्रेन पर हमला हुआ उसके ठीक एक दिन बाद पता चला कि अलेक्जेंडर को मौत के पहले बुरी तरह पीटा गया था। व्लादिस्लाव अवावेव के साथ भी ऐसा ही हुआ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गैज़प्रोम बैंक अपने पेंट हाउस में मृत मिले। यही नहीं, पत्नी एलेना और 13 साल की बच्ची मारिया भी मरी मिली। सरगेई प्रोतोसेनिया तो स्पेन में फांसी के फंदे पर झूलते मिले। बिजनेस टाइकून मिखाइल वाटफोर्ड का शव सरे के वर्जीनिया वाटर स्थित वेंटवर्थ स्टेट के गैराज में एक माली को मिला। इन लोगों ने खुदकुशी की या इनका मर्डर कर दिया गया? अगर मर्डर हुआ तो किसने किया और क्यों किया? अगर खुदकुशी थी तो इसके पीछे की वजह क्या है? इन पांचों में एक बात कॉमन है और वो है रूस का गैस वाला जखीरा। असल में पर्दे के सामने रूस और यूक्रेन की लड़ाई 2 महीने से चल रही है, लेकिन पर्दे के पीछे रूस और अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी शक्तियों के बीच भी जंग जारी है। यहाँ लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि आर्थिक हथकंडों की मदद से लड़ी जा रही है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का भंडार है। दूसरे नंबर पर ईरान और तीसरे नंबर पर कतर हैं। रूस की सरकारी कंपनी गैज़प्रोम से जो कमाई होती है वो रूस के सालाना बजट का 40% होती है। गैज़प्रोम अपनी सीधी पाइपलाइन से यूरोप में गैस पहुंचाती है। यूरोप रूसी तेल और गैस कंपनी का सबसे बड़ा बाजार है और यही यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पर्दे की ओट से ही सही ज़ेलेंस्की को लड़ाई के लिए हथियार भेज रहे हैं। यूरोप इस कदर रूस के गैस पर निर्भर है कि रूस अगर सप्लाई स्लो कर दे तो कई देशों की ठंड में जमने की नौबत आ जाएगी। लेकिन यूरोप तो बाद में जमेगा, पहले उस कंपनी से जुड़े लोगों की लगातार हो रही मौतों का सवाल है जो रूस के तेल और गैस का पूरा कारोबार चलाते हैं। 5 लोगों में से 2 तो उस गैज़प्रोम के ही करता धरता थे। यहाँ रूस की 6 बड़ी कंपनियों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। गैज़प्रोम ये रूस की सबसे बड़ी नेचुरल एनर्जी वाली कंपनी है जिसका रेवेन्यू 117.4 बिलियन डॉलर है और जिसका नेट इनकम है 25.7 बिलियन डॉलर। दूसरे नंबर की कंपनी है रोजनेफ्ट। 111.1 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू वाली इस कंपनी का नेट इनकम है सालाना 12 बिलियन डॉलर। नंबर 3 कंपनी का नाम है लुकवायल। 106.4 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू और नेट इनकम 7.7 बिलियन डॉलर। रूस की चौथी सबसे बड़ी कंपनी का नाम है गैज़प्रोम नेफ्ट। 40.6 बिलियन का रेवेन्यू और नेट इनकम 6.8 बिलियन डॉलर। सुरगुत नेफ्ट गैस का रेवेन्यू है 19.1 बिलियन डॉलर और नेट इनकम है 6.1 बिलियन डॉलर। नोवाटेक का रेवेन्यू है 15.7 बिलियन डॉलर और नेट इनकम है 5.9 बिलियन डॉलर। रूस की ये कंपनियां तेल और नेचुरल गैस के तौर पर मुल्क के खजाने को भरती हैं, लेकिन अब इन्हीं कंपनियों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं जिसके मूल रूप से 2 कारण गिनाए जा रहे हैं। पहला, पुतिन इन कंपनियों के कर्ता धर्ता बदलना चाहते हैं। दूसरा, ये आरोप लग रहे हैं कि पुतिन अपने इनर सर्किल में बदलाव चाहते हैं। हालांकि रूस के बिजनेस टाइकून की मौत से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं निकलता, लेकिन कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि रूस की बड़ी हस्तियों की संदिग्ध मौत एक सोची समझी साजिश के तहत हो रही है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी जानकारी पुतिन को नहीं हो। लिहाजा इन लोगों की मौत की मुकम्मल जांच होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल तो ये शायद ही संभव हो क्योंकि पुतिन का दिल और दिमाग यूक्रेन में ज़ेलेंस्की पर टिका है। रूस के हथियार ज़ेलेंस्की पर बमों की बारिश कर रहे हैं। हालांकि रूस को इसमें काफी हानि उठानी पड़ी है। यूक्रेन का दावा है कि 24 फरवरी को जंग की शुरुआत के बाद से रूसी सेना के 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इस दौरान रूसी सेना के 8 जनरल और 34 कर्नल भी मारे जा चुके हैं। रूस के जिन 8 जनरल को यूक्रेन ने मारने का दावा किया है उनमें मेजर जनरल व्लादिमीर फ्रोलो 8वीं सेना के उप कमांडर थे।
जनरल मेगोमेद तुशेव चेचेन फोर्सेस के लीडर थे। मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवत्स्की सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की 41वीं कंबाइंड आर्म्ड आर्मी के डिप्टी कमांडर थे। मेजर जनरल विटाली गोरासिमोव सीरिया और क्रीमिया में ऑपरेशन में भाग लेने वाले रूस की 41वीं सेना के पहले डिप्टी कमांडर थे। मेजर जनरल आंद्रेई कोलेनिकोव 29वीं संयुक्त सेना के कमांडर थे। मेजर जनरल ओलेग मितेयेव 16 मार्च को मारियोपोल शहर के पास लड़ाई के दौरान मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल एंड्री मोडविचोव 19 मार्च को खेसोन क्षेत्र में मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल याको रेंजात्सेव रूस की 49वीं संयुक्त सेना के कमांडर थे। जंग, जख्म, मौत, आंसू, सिसकी और हिचकी बांटती है, दर्द देती है, और ये दर्द सिर्फ ज़ेलेंस्की को नहीं, पुतिन को भी हो रहा होगा। लड़ाइयाँ देश के लिए लड़ी जाती हैं, लेकिन पुतिन जैसी शख्सियत इस बात का ख्याल रखते हैं कि मारने के चक्कर में खुद न मारे जाएं। दुर्भाग्य से पुतिन के साथ यही हो रहा है। रूस अपने कामयाब लोगों को खो रहा है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो लड़ाई है जो दिनों दिन लंबी और थका देने वाली होती जा रही है, जिसका हासिल अब तक कुछ नहीं है। तो ये ऐसा दौर है जब विश्व युद्ध की परमाणु घड़ी टिक टिक कर रही है। हर पल परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। रूस का निशाना अब यूक्रेन के कमांड सेंटर पर है। यूक्रेन पर स्कंदर मिसाइल के हमले और भी ज्यादा तेज हो गए हैं, और इस मिसाइल के साथ साथ दूसरे हथियारों की मदद लेकर यूक्रेन के बचे कुचे शहरों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी भी हो चुकी है। का स्कंदर, युद्ध का सिकंदर। रूस का डेडली हथियार, यूक्रेन पर वार। स्कंदर मिसाइल को पकड़ना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि वो डिफेंस सिस्टम को मात देने के लिए अपना रास्ता बदल देती है और उसके बाद टारगेट को तबाह कर देती है। यूक्रेन में तबाही की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ज्यादातर तबाही इसी स्कंदर मिसाइल से की गई है। अब रूस ने यूक्रेन के पड़ोसियों में खौफ भरने के लिए स्कंदर को यूक्रेन बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर तैनात कर दिया है। रूस के तैनाती का मकसद साफ है। वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल स्कंदर के जरिए यूक्रेन के साथ साथ उनके पड़ोसी देश को भी अपने निशाने पर रखना चाहता है। स्कंदर मिसाइल की खासियत यह है कि यह परमाणु और गैर परमाणु हथियारों दोनों को ले जाने में सक्षम है। स्कंदर मिसाइल में 700 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। इसकी मारक क्षमता 400 से 500 किलोमीटर की है। इस मिसाइल को ट्रक पर सवार मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। स्कंदर मिसाइल एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। ये मिसाइल मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। स्कंदर मिसाइल की मार खाली नहीं जाती, इन पर पुतिन को भरोसा है। इस मिसाइल की ताकत और हमला करने की क्षमता को देख अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रूस के परमाणु ठिकानों पर लगातार नजरें गड़ाई हुई हैं। उन्हें आशंका है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन ने पहले ही अमेरिका समेत पूरे नेटो को यूक्रेन युद्ध में शामिल न होने की चेतावनी दे रखी है। स्कंदर मिसाइल में 2 सॉलिड प्रोपेलेंट सिंगल स्टेज रॉकेट होते हैं। ये सिस्टम मिसाइल को पूरे उड़ान के दौरान नियंत्रित करते हैं। मिसाइल में अलग ना होने वाला वॉरहेड लगाया जाता है। स्कंदर मिसाइल लक्ष्य का पीछा करते हुए नष्ट कर देती है। स्कंदर मिसाइल सिस्टम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। सबसे ज्यादा आशंका यह है कि रूस इसी मिसाइल सिस्टम के जरिए यूक्रेन पर परमाणु हमला करे। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियां स्कंदर मिसाइल सिस्टम के हर मूवमेंट पर करीबी निगाह
बनाई हुई है। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज बात रूस यूक्रेन महायुद्ध की, लेकिन कब्जा अभी बाकी है। व्लादिमीर पुतिन के लिए पूरी तरह से वो दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर अपना कब्जा नहीं जमा पाए हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर भी आ रही है, युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। यूक्रेन के अजोवस्ताल प्लांट पर हमले तेज कर दिए गए हैं। अजोवस्ताल प्लांट के पास रूस की तरफ से की जा रही है बमबारी और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूसी सेना अजोवस्ताल के आसपास यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर तेजी से हमले कर रही है। अजोवस्ताल का ये स्टील प्लांट खास है क्योंकि इसके अंदर जमीन के नीचे काफी बड़ा गहरा बंकर है, जिसे कि सैन्य बल और स्थानीय छुपने के लिए या बचने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद और कोल्ड वॉर शीत युद्ध के समय पर बना हुआ ये स्टील प्लांट और उसके अंदर की ये फैसिलिटीज, इतना मुश्किल है रूसी सेना के लिए इसको भेद पाना। इसी अजोवस्ताल प्लांट के निकट बहुत सारे वॉर क्राइम्स किए हैं, अमानवीय कृत्य किए हैं, ये आरोप लगा रहा है यूक्रेन। लेकिन अजोवस्ताल का ये स्टील प्लांट अगर उनके पास हो गया, इनके काबू में आ गया, तो फिर एक और शहर पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ जाएगा। यूक्रेन का एक और शहर पूरी तरह से उनके कब्जे में आ जाएगा। रूसी सेना इस वक्त भारी बमबारी कर रही है। अजोवस्ताल के आसपास यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भी तेजी से हमले कर रही है। अजोवस्ताल में बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने चेचन लड़ाके और रमजान कादिरोव का भी प्रयोग किया है, लेकिन इसके आसपास जितने भी यूक्रेन के सैन्य ठिकाने हैं, इसको भी उड़ाने की कोशिश कर रहा है रूस, ताकि पूरी तरह से वो अपना कब्जा जमा सके। यूक्रेन के मारियोपोल में आखिरी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये जंग होने वाली है मारियोपोल के स्टील प्लांट के भीतर, जहां जमीन के सैकड़ों फीट अंदर सुरंग में यानी यूक्रेनी सैनिकों ने मोर्चा ले रखा है। बाहर रूसी सैनिकों की जबरदस्त घेराबंदी है और इन सब के बीच प्लांट के अंदर फंसी है करीब 1000 यूक्रेनी नागरिकों समेत 3000 लोगों की जिंदगी। मारियोपोल में यूक्रेन का आखिरी किला, पाताल पानी से रूस को चुनौती। बाहर चेचन लड़ाके, अंदर अजोव बटालियन। स्टील प्लांट के अंदर सांसों का संघर्ष। फौलादी सुरंग में होगी सबसे बड़ी जंग। सीक्रेट सुरंग में मौजूद छापामार दस्ता। अंडरग्राउंड बंकर में गोरिल्ला वॉर का प्लान। स्टील प्लांट के नीचे कब्र खोदने की तैयारी। रूस की पहुंच से दूर था फौलादी प्लांट। अब फाइनल अटैक का काउंटडाउन।
मारियुपोल का अजोवस्ताल स्टील प्लांट किसी पहेली से कम नहीं है। यही वजह है कि पूरे मारियुपोल शहर पर कब्जा करने के बावजूद रूसी सैनिकों ने इस स्टील प्लांट को हाथ नहीं लगाया। पुतिन ने भी अपने सैनिकों को निर्देश दिया था कि वो इस स्टील प्लांट पर हमला ना करें, क्योंकि इससे यूक्रेन को कम और रूस को अधिक नुकसान होने की आशंका है। लेकिन अब दावा है कि रूस नई रणनीति के साथ इस सीक्रेट सुरंग पर अटैक की तैयारी में है। मारियुपोल पर इतने बम बरसे हैं कि लाशें ही लाशें निकल रही हैं। ये दावा सैटेलाइट की तस्वीरों के माध्यम से किया जा रहा है। रूस का बम जहां गिरता है वहां कुछ बचता नहीं। रूस की मिसाइल जिस इमारत पर गिरती है वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। रूस के फाइटर जेट जहां सीरियल बॉम्बिंग करते हैं वहां जिंदगी का नामो निशान मिट जाता है। लेकिन मारियुपोल में एक जगह ऐसी है जहां रूस की सेना 1 महीने से लगातार बमबारी कर रही है। लेकिन इसके बाद भी वहां पर मौजूद यूक्रेन के नागरिकों और यूक्रेन की अज़ोव बटालियन का बाल भी बांका नहीं हो रहा है। मारियुपोल की ये कौन सी जगह है जिसने अब तक सरेंडर नहीं किया है? ये जगह है मारियुपोल का अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट, जो स्टील यानी फौलाद की तरह मजबूत है। और यही स्टील 3000 से ज्यादा यूक्रेन के लोगों की हिफाजत कर रहा है। स्टील प्लांट की ताकत है ये सुरंगें। दावा किया जा रहा है कि ये सुरंगें अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अंदर मौजूद हैं। इन सुरंगों की वजह से ही यह स्टील प्लांट अजेय बना हुआ है। अजेय यानी जिसे कोई जीत ना सके। और ये स्टील प्लांट इस वक्त भी रूसी सेना जीत नहीं सकी है, जबकि स्टील प्लांट के अंदर की तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। इन मासूम बच्चों और आम लोगों के चेहरे देखिए। 1 महीने से ज्यादा हो गए इन बच्चों ने सूरज नहीं देखा है। यहाँ बच्चे अपनी माओं से टॉफी और चॉकलेट की जिद नहीं कर रहे हैं। यहाँ बस एक ही जिद है, बच्चे स्टील प्लांट के बाहर निकलना चाहते हैं। ये लोग धूप देखना चाहते हैं, लेकिन बाहर रूस के लड़ाके हैं और आसमान से मौत बरस रही है। जिंदगी और मौत के बीच में ये अजेय और अभेद्य सुरंगें, जिनको रूस के बम अब तक नहीं हरा पाए हैं। मारियुपोल में इस वक्त 300 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। माफी चाहता हूं, 3000 लोग। और इन 3000 लोगों की जान आखिर कैसे बचेगी? क्या है ज़ेलेंस्की का ये टारगेट 3000? यूक्रेन के लोग किस तरह मुसीबत झेल रहे हैं ये आपने देख लिया। अब देखिए पुतिन क्या कर रहे हैं। पुतिन ईस्टर मना रहे हैं। पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन से कुछ दूरी पर मौजूद कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर का दौरा किया। प्रेसिडेंट पुतिन प्रार्थना सभा में शामिल हुए। संयोग देखिए, जिस भगवान की प्रार्थना पुतिन कर रहे हैं उसी भगवान को ज़ेलेंस्की भी याद कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने ईस्टर पर पूजा का कोई वीडियो शेयर नहीं किया है, लेकिन यूक्रेन के एक चर्च का वीडियो शेयर करते हुए बयान जारी किया है कि हे भगवान, यूक्रेन को बचा ले। Ми ні на кого не нападали, тож дай нам захисту. Ми ніколи не знищували інші народи, тож не дай нікому знищити нас. Ми не захоплювали чужих земель, тож не дай захопити нашу. Збережи Україну.
велике свято сьогодні дає нам велику надію і непохитну віру в те, що світло переможе темряву, добро переможе зло, життя переможе смерть, а отже, неодмінно यूक्रेन की अजोव बटालियन के 2000 सैनिक इन सुरंग जैसे बंकरों के अंदर मौजूद हैं। एक 1000 से ज्यादा यूक्रेन के नागरिक भी इन सुरंगों के अंदर शरण लिए हुए हैं। अजोव बटालियन ने खुद एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें दिखाया गया है कि वो कैसे बच्चों के लिए खाने पीने का सामान जुटाने में लगे हुए हैं। आपको इस स्टील प्लांट के अंदर ले चलते हैं। Много детям еды привезли. Сладості, трошки такого чогось, потрошки пособирали. Привіт, як ваші діла? Кулачок. स्टील प्लांट के अंदर बच्चों का सामान बिखरा हुआ है। बच्चों के बस्ते देखे जा सकते हैं। Сладості, трошки такого чогось, потрошки пособирали. Привіт, як ваші діла? Кулачок. 1,5 месяца. Сегодня какое? 21 апреля, вот с 5 марта. Мы со 2. На роботу пішли і так тут і осталися. Я не работник комбината, мы просто прибежали после обстрела дома сюда, рассчитывали на зеленый коридор и вот застряли в бомбоубежище. इस पूरे स्टील प्लांट का ढांचा इस तरह से है कि जमीन के ऊपर फैक्ट्री है, लेकिन जमीन के नीचे अंडरग्राउंड सुरंगें हैं। इन सुरंगों से गुजरते हुए लोग अंदर जाते हैं, जहां पर कई बड़े कैमरे मौजूद हैं। इन सुरंगों का मुंह ऐसे फौलादी कमरों की तरफ जाकर खुलता है जहां सैकड़ों लोग एक साथ रह सकते हैं। मारियुपोल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे लोग पुतिन के बम को तो मात दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों के सामने एक और बड़ी मुश्किल आ रही है। पुतिन के लिए मारियुपोल क्यों है खास, ये भी बताएंगे, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। – 1930 के करीब इस स्टील फैक्ट्री का निर्माण किया गया था, जब यूक्रेन भी सोवियत संघ का हिस्सा था। जब 1980 के करीब शीत युद्ध चल रहा था, तब नागरिकों के बचाव के लिए 4 वर्ग मील में फैली इस फैक्ट्री के नीचे इस तरह के अंडरग्राउंड बंकर जैसे कमरे भी बनाए गए थे, जहां आज रूस से युद्ध के दौरान यूक्रेन के नागरिकों और छोटे बच्चों ने भी शरण ली हुई है। और ये बच्चे क्या कह रहे हैं, ये भी जरा गौर से सुनिए। Играли в телефон, но хочется домой, хочется солнце увидеть. Мы с семьей пришли. Ну как, все, бабушка, дедушка остались дома. З якого числа? Со 2 марта. Ага. Ні, не вважаєте, скільки вже тут? Уже пересчитались. Ага. Очень хотим домой. आपको जानकर हैरानी होगी कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अंदर अंडरग्राउंड मौजूद दीवारें ऐसी फौलादी हैं कि रूस ने शनिवार को भी यहां पर बमबारी की, लेकिन इस बमबारी से भी यहां शरण लिए लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल यहां असली मुश्किल है रसद की, यानी यहां पर खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ी हुई है। З 25 лютого, це понад 1,5 місяці, ми знаходимося тут і ми потребуємо допомоги, оскільки ми не можемо, знаходимося в епіцентрі подій і не можемо вийти з них. Нам потрібно, моїй дитині потрібно перебувати на мирних територіях, всім дітям, у нас тут багато дітей.
Жодних наших запасів, які ми принесли з собою спочатку до бомбосховища, вже не вистачає. Ми перебуваємо на грані того, що скоро в нас не буде харчування. Ми не зможемо навіть прогодувати наших дітей, яким в першу чергу віддаємо все, що в нас є. Тому я дуже прошу про те, що нам необхідно. मारियुपोल के अंदर इस वक्त भी 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मौजूद हैं। जेलेंस्की इन सभी को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री से बातचीत के दौरान ये कहा कि मारियुपोल में रूसी सेना की न